सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद लगातार एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां लापरवाही और भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन हो रहा है, तो वहीं यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए कार्य योजना भी तैयार की जा रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। एबीपी गंगा आपको बैठक से जुड़ा हर अपडेट देगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लेखा जोखा, सीएम को मंत्री बताएंगे अगले 100 दिन का प्लान। योगी फाइनल करेंगे यूपी का मास्टर प्लान। आज तय होगा 100 दिन के काम का एक्सप्रेस वे। एबीपी गंगा पर देखिए सीएम योगी की बैठक से जुड़ा हर अपडेट। और इस बीच बैठक से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक से पहले मुख्य सचिव बैठक कर रहे हैं। ये बड़ा अपडेट इस मामले में लखनऊ से खबर, जहां सीएम की बैठक से पहले मुख्य सचिव ने बैठक बुलाई है। विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव मीटिंग ले रहे हैं। सभी विभागों के प्रेजेंटेशन पर चर्चा कर रहे हैं मुख्य सचिव, और कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ये प्रेजेंटेशन दी जाएगी। अगले 100 दिन की कार्य योजना को लेकर प्रेजेंटेशन तैयार किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे और साथ ही प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम के अलावा और भी अधिकारी इसमें बैठे हैं। तो सीएम से मुलाकात से पहले अधिकारियों की ये बैठक चल रही है। सीएम संग 6:30 बजे बैठक होगी और शैलेश अरोड़ा इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में प्रेजेंटेशन हो रहे हैं और सीएम के सामने किस तरह से चीजें रखनी है उसकी ये तैयारी है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी मुख्य सचिव की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। अधिकारियों के साथ में विभिन्न विभागों के जो अपर मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव है, वो यहाँ पर अपने अपने प्रेजेंटेशन के साथ में पहुंचे। और इस बैठक के बाद में एक बैठक होगी मुख्यमंत्री के साथ में, जहाँ पर सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे और मुख्य सचिव जो है, जो अधिकारियों साथ बैठक में प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उसका एक कंपाइल प्रेजेंटेशन लेकर ले जाया जाएगा मुख्यमंत्री के सामने। हालांकि एक अपडेट और देना चाहेंगे, जो मंत्रियों के साथ में बैठक थी, पहले 6:30 बजे यहाँ पर मंत्रियों को बुलाया गया था, लेकिन बाद में कुछ तब्दीली हुई वक्त की और कई मंत्री जो है उन्हें पहले भी बुलाया गया है। जैसे बात करें तो 5:15 बजे से कई मंत्रियों को बुलाया गया, जिसके लिए यहाँ पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति और कई मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अंदर जा चुके हैं। जहां पर ये बैठक होनी है, वहाँ मुख्य सचिव की बैठक की अगर बात करें तो वहाँ पर चाहे बात की जाए, अपर मुख्य सचिव हैं संजय भूसरेड्डी जो गन्ना विभाग से जुड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग जितने भी विभाग हैं, चाहे वो वाणिज्य कर विभाग की बात की जाए, चाहे गृह विभाग की बात की जाए, इसके अलावा अगर देखें खेल विभाग, तो सभी विभागों के अधिकारी अपना एक प्रेजेंटेशन लेकर आए कि 100 दिन में वो किस तरह से काम करेंगे, इन 100 दिनों के लिए उनका लक्ष्य क्या होगा और उस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाएगा। और उसका जो फोकस रहा इस पूरे प्रेजेंटेशन को बनाने का, वो रहा संकल्प पत्र को लेकर। यानी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जिस संकल्प पत्र को लेकर गई थी, उस संकल्प पत्र को कैसे अब जो वादे उसमें किए हैं, जो संकल्प लिए हैं,
हैं उनको कैसे ज़मीन पर उतारना है। अगर हम बात करें 25 तारीख को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के अपने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद 26 तारीख को ही उन्होंने एक बैठक की जिसमें सभी अधिकारियों को बुलाया गया था योजना भवन में, और वहीं पर जो अधिकारी पहुंचे थे तो वहां पर भी इस पर लंबा मंथन हुआ था, चर्चा हुई थी कि किस तरह से जो संकल्प पत्र है उसको अमली जामा पहनाना है। वहां पर जो मुख्य बातें हुई थी वो ये थी, एक तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, और दूसरा सभी को लक्ष्य दिए गए थे और ये कहा गया था कि 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इस तरह से करते करते 5 साल तक की एक कार्य योजना बनाए सभी विभाग, जिनका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने होगा। तो फिलहाल जो सबसे पहला चरण है यानी 100 दिन का, उस 100 दिन की एक पूरी कार्य योजना अधिकारी यहाँ पर बनाकर पहुंचे हैं, एक प्लान के आखिर वो इन 100 दिनों में क्या करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं, अगर परिवहन विभाग की बात करें तो 100 दिन में 100 नई बसें चलाने की बात कर रहा है परिवहन विभाग, और वहाँ पर जो बस अड्डे हैं उनको और बेहतर करने का। अगर बात करें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तो वहाँ पर जिस तरह से मदरसों के आधुनिकीकरण की बात है। पशुधन विभाग की अगर बात करें तो जो बड़ा मुद्दा है जो चुनाव के समय भी गूंजा वो था निराश्रित पशुओं को लेकर, तो उस समस्या का समाधान कैसे होगा। ये अलग अलग विभाग के इसी तरह से मुद्दे हैं जिनको लेकर एक पूरा एजेंडा, एक पूरा प्लान बनाकर अधिकारी यहाँ पर आज पहुंचे हैं, जो मुख्य सचिव के सामने इस समय प्रेजेंटेशन जारी है, और उस प्रेजेंटेशन में जो मुख्य पॉइंट्स होंगे उनको लेकर एक कंपाइल प्रेजेंटेशन बनेगा सभी विभागों का, जिसको मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की जब बैठक होगी अब से कुछ देर के बाद में, लगभग 1.25 घंटे के बाद में हम कह सकते हैं, तो उस बैठक में उस पूरे प्रेजेंटेशन को रखा जाएगा। सभी मंत्री वहां पर जब मौजूद होंगे वो भी इस पर चर्चा करेंगे, यानी मुख्य जो प्रेजेंटेशन है, अगर मुख्यमंत्री कोई और जानकारी लेना चाहते हैं विभागीय मंत्री से या उनके कमेंट्स लेना चाहेंगे तो वहां पर उनके कमेंट्स भी लिए जाएंगे कि किस तरह से इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल जो है वो बैठक यहाँ पर मुख्य सचिव की शुरू हो चुकी है, और कुछ देर बाद ही इसके मुख्यमंत्री की बैठक भी शुरू हो जाएगी जिसमें मंत्री भी सारे मौजूद रहेंगे और मुख्य सचिव भी। बहरहाल बाहर की तरफ चलते हैं जहां से सभी लोगों का आना जारी है यहाँ पर, क्योंकि अधिकारी जो थे वो तो पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर में अगर बात करें तो जो विभाग के मंत्री हैं वो भी, कुछ मंत्री पहुंच चुके हैं, हालांकि अधिकतर जो मंत्री हैं उनका आना भी यहाँ पर बाकी है, तो वो भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम देखेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मंत्रियों की बैठक लोक भवन में बुलाई है, और बैठक है जिसमें सरकार के 100 दिनों के विजन को लेकर प्रेजेंटेशन होना है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि सरकार ने यूपी के विकास का जो विजन तैयार किया है आज उस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। एजेंडा है कि 100 दिन में सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्या विजन रहेगा, और इस पर एक प्रेजेंटेशन भी लोक भवन में होगा। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री और मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर संजय निषाद हैं। डॉक्टर साहब, आज जो मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है इसमें कहा जा रहा है कि 100 दिन का विजन, उस पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से मैं तो जिस समाज का संघर्ष लड़ाई लड़ रहा था अवसर मिला, मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया और इस सेवा के लिए। मत्स्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें हम 3 काम कर सकते हैं। एक तो कम से कम बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं, दूसरा जो है मैं जो खाद्यान्न की कमी है प्रोटीन की उसको पूरा कर सकते हैं, तीसरा हम रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में इस लक्ष्य को माननीय जब मैं मंत्री बना तो माननीय योगी आदित्यनाथ के पास मिला और आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने निर्देश जारी किया कि भाई इसको उत्तम प्रदेश तो बनाना ही बनाना है, लेकिन इस विभाग में जो मत्स्य उत्पादन है उसको बाहर से आने वाली मछलियों पर रोक लगाना है। अब जिस समाज से आते हैं, जिन लोगों की आपने बात की, कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ विभाग भी आपको मिला है, तो अब थोड़ी सहूलियत होगी उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करने में, क्योंकि आप तालाब की बात करते थे, मछलियों की बात करते थे, मछुआ समाज की बात करते थे। हाँ, निश्चित रूप से उन्हें मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो देखने में आया कि जो भागीदारी जो मछुआ समाज मत्स्य मंत्रालय है, देखने में आता है कि मछुआरों का मंत्रालय होगा, लेकिन इनकी भागीदारी पिछली सरकारों की जो गलत नीतियों की वजह से नहीं हुई है। और माननीय योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया कि कम से कम जो उपेक्षित समुदाय है कोसों दूर है, सबसे जाओ पहले इनका सर्वे कराओ कि इनके जो नदियों से जड़ने वाले हैं पहले उनके मकान का व्यवस्था करो, फिर इनको जोड़कर इनको इसमें प्राथमिकता के आधार पर इनको लाओ। 100 दिन में क्या विजन है आपका अपने विभाग को लेकर? वो तो अभी चूंकि रणनीति है और शाम को मीटिंग के बाद वो पूरा का पूरा आपके सामने रखा जाएगा। निषाद राज जयंती भी है, सिंगरपुर में आप कार्यक्रम भी करने वाले हैं, वहाँ पर एक मूर्ति भी बहुत भव्य लगने वाली है।
निश्चित रूप में बधाई दूंगा मोदी जी को, अमित शाह जी को और नड्डा साहब, धर्मेंद्र प्रधान और यादव को। मैंने जो कहा था कि निषाद राज की राम के गले लगे मूर्ति, कभी भगवान राम ने गले लगाया था तो दुनिया में राम राज आया था, तो फिर मोदी जी, योगी जी ने गले लगाया और इस तरह पूरे देश में राम राज आया। तो आपसे जरूर पूछेंगे, आप सहयोगी हैं, बीजेपी के मंत्री हैं सरकार में, शिवपाल यादव की नाराजगी और बीजेपी के करीब आजकल बताया जा रहा है, उनको क्या सलाह देंगे? कहेंगे कि साथ आए? देखिए, नेता हैं वो लोग, बड़ी पार्टी है, बड़े लोग हैं। हम तो जो उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के उदय में हम लोग जनता के लिए पैदा हुए, जनता को जो विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है उन्हें लाने के लिए। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज जो प्रेजेंटेशन है 100 दिन का जो विजन है विभाग का, उस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ जिस तरीके से कल निषाद जयंती है उसके लिए वो श्रृंगेरपुर में मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया। लेकिन इतना ज़रूर है कि 100 दिन के लिए एक अलग विजन तैयार किया है अपने विभाग का। कैमरे जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और जहां मंत्रियों के साथ तो बैठक होगी, लेकिन उससे पहले अधिकारियों की बैठक चल रही है और उस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ। शैलेश, 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार करना है, लेकिन उससे पहले अधिकारियों की बैठक है, क्या और अपडेट मिल रहा है इससे जुड़ा? शैलेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए उनका संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मंत्रियों की आज लोक भवन में सभी मंत्रियों की सीएम के साथ बैठक होने जा रही है, जिसमें 100 दिनों की कार्य योजना पर बात होगी, यानी कि अगले 100 दिनों के लिए क्या प्लान है। और इससे पहले अधिकारियों की प्रेजेंटेशन से बाकायदा एक बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, जिसमें किस तरह से काम किया जाएगा और वो एक जो प्रेजेंटेशन है जो फुल एंड फाइनल होगी वही सीएम से मीटिंग में ले जाई जाएगी। हर विभाग को लेकर एक प्रेजेंटेशन करनी होगी। मुख्य सचिव ने सभी एसीएस के साथ ये बैठक बुलाई है और ये बैठक इस समय चल रही है। तकरीबन 6:30 बजे तक ही सीएम योगी से भी बैठक होगी। कैबिनेट के मंत्री इसमें शामिल होंगे, साथ ही मुख्य सचिव इसमें शामिल होंगे। लेकिन बैठक से पहले कुछ मंत्रियों को लोक भवन भी बुलाया गया है और कई मंत्री पहुंच चुके हैं। अभी लोक भवन में मुख्य सचिव ले रहे हैं सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। तो ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। मुख्यमंत्री ने जो बैठक बुलाई है उसमें मुख्य सचिव सभी विभागों का प्रेजेंटेशन देंगे। ये प्रदेश के 100 दिन के विकास का एजेंडा होगा। यूपी के खेल मंत्री गिरीश यादव का साफ तौर पर कहना है कि खेल के क्षेत्र में यूपी को कैसे आगे लाया जाए। सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। लोक भवन में ये बैठक होनी है, प्रेजेंटेशन होना है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव जी हैं। गिरीश जी, आज जो ये बैठक बुलाई गई है इसमें कहा जा रहा है कि 100 दिन का सरकार का क्या विजन है, इस पर चर्चा होगी। आप लोगों की क्या तैयारी? पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है कि हम लोग प्राथमिकता के आधार पर ये तय करेंगे कि क्या क्या प्राथमिकताएं 100 दिन के अंदर होगी, क्या क्या प्राथमिकताएं 6 महीने के अंदर होगी, 1 वर्ष के अंदर क्या होगी, 2 वर्ष के अंदर होगी और 4 वर्ष के अंदर क्या क्या होगी। उसके आधार पर सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों का प्रेजेंटेशन के रूप में जो है बुलाया है और वहाँ होगा और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। खेल विभाग की जिम्मेदारी आपको मिली है, प्रधानमंत्री का भी सपना है, खेलो इंडिया का पूरा अगर हम कहें एक योजना चल रही है, एक बड़ा विभाग है, बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज 100 दिन का विजन आप भी अपने विभाग का प्रेजेंट करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर खेल और युवा कल्याण की जिम्मेदारी दिया है तो निश्चित रूप से पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों को खेल के जगत में आगे बढ़ाने का काम करेंगे और खिलाड़ियों को भी वो खेल के उनको जितने अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, उनके अंदर जितनी प्रतिस्पर्धा कराई जा सकती है, ये सब काम करके प्रतिभा निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। नए खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से निकले हैं, इसके लिए भी कोई कार्य योजना होगी, उस पर भी आज चर्चा होगी? चर्चा होगी, निश्चित रूप से होगी। हम लोगों का प्रयास है कि खेल को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे समृद्ध किया जाए और खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहित किया गया है कि और युवा इससे से ज़्यादा जुड़ सके, ये हम लोगों का प्रयास है। तो ये आपने सुना क्या कहना उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें सरकार का विजन होगा कि कैसे यूपी को 100 दिनों में, 6 महीने में, 1 साल में और 5 सालों में किस तरीके से यूपी को आगे ले जाना है, यूपी का कैसे विकास करना है।
कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। को मुर्तजा के ब्रेन गेम का हर सच दिखाएंगे। उसकी पूर्व पत्नी ने क्या राज खोले हैं ये भी सुनाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां मुर्तजा की पत्नी से एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बीच ये जानकारी मुर्तजा के कमरे को जांच एजेंसियों ने सील कर दिया है। ये बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। मुर्तजा अब्बासी से जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है। तो मुर्तजा के कमरे को जांच एजेंसियों ने अब सील कर दिया है और मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ जारी है। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले का आरोपी, इसके राज अब धीरे धीरे बेपर्दा होते जा रहे हैं। जौनपुर में मुर्तजा की पूर्व पत्नी शादमा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार नहीं था। मुर्तजा धार्मिक तौर पर कट्टरता वाला, बहुत कम बोलता था मुर्तजा। हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने मुर्तजा की पूर्व पत्नी शादमा से खास बातचीत की है, जिसकी एक क्या कुछ बड़े बिंदु हैं ये आपको बता रहे हैं और क्या कुछ मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने कहा ये भी सुनाते हैं। इस वक्त हम जौनपुर के तारापुर स्थित मकान में मौजूद है और आप देखिए यही वो मकान है जहां पर एटीएस पहुंची थी मुर्तजा की पहली पत्नी। और जो इस मकान में है वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। हालांकि खुलकर ये सामने नहीं आना चाहती, लेकिन हम इनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, एटीएस यहाँ आई थी, क्या पूछताछ की? उन्होंने कुछ नहीं, बस हमसे पहले का पूछा क्या था, वो कैसा था, उसके बारे में हमें कुछ पता है कि नहीं। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं हमसे पूछा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्तजा से आपका जो अलगाव हुआ क्या वजह थी, कैसा व्यवहार जानना चाहेंगे, कैसा व्यवहार? बहुत रिजर्व रहता था, बहुत कम बोलने वाला इंसान था। मेरी नॉर्मली उससे ज़्यादातर बातचीत नहीं होती थी क्योंकि उसकी मम्मी को नहीं पसंद था। मेरा माहौल अलग था, उसका अलग था। वो रिलीजियस थोड़ा था, हम बिल्कुल रिलीजियस नहीं हैं। मतलब काफ़ी हद तक हम लोग के थॉट्स अलग थे एक दूसरे से। जो थॉट अलग की बात आप कर रहे थे, उसके थॉट कहाँ से अलग थे, किस तरह का? मेरा मिजाज थोड़ा आज़ाद है, हम थोड़ी फ्रीडम चाहते हैं चीज़ों में। वो लोग उतना नहीं थे ऐसे। उन लोग को पर्दा या ये सब चीज़ें उन लोग करते थे, हमारे यहाँ उतना ज़्यादा माहौल नहीं था। अच्छा, मुर्तजा के बारे में जानना चाहेंगे, मुर्तजा क्या चाहता था? मुर्तजा चूँकि आईटी का कहे कि एक बंदा था और लैपटॉप पर कितने देर काम करता था? जैसे लैपटॉप का बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम उसके बारे में इतना, क्योंकि वो नॉर्मली सुबह जब जाता था 6 बजे, शाम में ऑफिस से 7 बजे आता था और उनकी मम्मी का कहना था तुम्हें 12 बजे से पहले रूम में नहीं जाना है। तो वो अपने पापा मम्मी के साथ 11 बजे तक रहता था रूम में। नॉर्मली हमारा उसके साथ बहुत कम था। बातचीत होती थी? आप बहुत कम बातचीत होती थी क्योंकि अगर बात होती तो फैमिली के साथ होती थी बात, और वो ज़्यादातर पापा मम्मी के साथ सोता रहता भी था। कभी आपने मुर्तजा के बारे में जानना चाहा? ऐसी भी सूचनाएं हैं कि जैसे आपने जब उसके बारे में जानना चाहा तो उसने इसका विरोध भी किया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बारे में हमने ज़्यादा जानना नहीं चाहा क्योंकि एक इंसान टाइम देता है, बातचीत होती है, तब एक दूसरे को जानते हैं। जब हमारे बीच कम्युनिकेशन ज़्यादा थे ही नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो किस तरह का कम्युनिकेशन, वो किससे कम्युनिकेशन रखता था? नॉर्मली उसके नहीं, वो दिन भर ऑफिस रहता था, वो शाम में 7 बजे आ रहा, फिर पेरेंट्स के साथ है। मेरे से उसकी बहुत कम बातचीत होती थी। कंप्यूटर पे कितने देर काम कर? इतना हम नहीं कह सकते क्योंकि हम शाम तक तो वो नहीं, हमने कभी देखा उसको। जब भी रहता होगा उसके बाद का हमें उसका नहीं पता है क्योंकि वो हम अपने रूम में 11 बजे के बाद आते थे और वो पापा मम्मी के साथ ज़्यादातर रहता था। जब आप रूम में आती थी तो उस दौरान क्या, मतलब जब भी साथ में आपके रहा या बातचीत, तो कुछ धर्म के बारे में कभी बातचीत की उन्होंने? नहीं, हम लोगों पे नहीं हुई। बस ये था कि उसको ये पता था कि हम बहुत आज़ाद माहौल के हैं और वो लोग नहीं जानते थे कि हम इतने आज़ाद हैं। मतलब आज़ादी नहीं चाहते? नहीं, उनको ये मेरा मिजाज नहीं पता था। उनको वो क्या चाहते थे कि मतलब जैसे आपका धार्मिक कट्टर मुस्लिम वाइफ की तरह बिहेव करें, मुस्लिम वाइफ की तरह रहें, ये था। मतलब धार्मिक कट्टरता ज़्यादा थी? कट्टरता का हमें नहीं पता, लेकिन थे वो लोग धार्मिक कट्टरता थी। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से बता रहे हैं आप आज़ाद ख्याल के थे, तो क्या आज़ाद ख्याल के बीच में भी कभी मुर्तजा इन चीज़ों के भी कहीं ना कहीं मुर्तजा इन चीज़ों का विरोधी था? नहीं, उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हमारे भी शुरू से ही मतलब मम्मी का जो था वो मेंटली टॉर्चर करने लगी मेरे माहौल पे, मेरे मिजाज पे। उनको लगता था हम बहुत घरेलू टाइप की लड़की हैं। उनको मतलब बहुत सीधी सादी चाहिए थी लड़की, घरेलू, जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब ना हो। मानसिक तौर पे विक्षिप्त था क्या? ऐसा नहीं कह सकते। मूड अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो फिर कुछ नहीं। मुर्तजा के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, क्या वो मानसिक तौर हम इतना ज़्यादा नहीं जानते और मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था जिस पे हम कहें कि वो मेंटली सही नहीं है। मतलब दिमागी तौर पे पूरी तरह से सही? हाँ, कह सकते हैं।
हम नमाज अदा करता था, हाँ नमाज पढ़ता था वो। कभी धर्म की बातें की, कभी भी, चूंकि उसने नहीं किया ज़्यादा कोई। परिवार में कभी सुना आपने कि उसने कभी किसी की बात? परिवार उसका रिलीजियस था, ये हम जानते हैं। मम्मी और ये ज़्यादातर वो लोग अपने में ही लगे रहते थे। हम बहुत अकेले वहाँ थे, मेरा किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। इसकी वजह से हम लोग में कम्युनिकेशन भी नहीं था। तो मुर्तजा की पूर्व पत्नी के इस बातचीत से पता चलता है कि मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार नहीं था और उनके तलाक का भी जो कारण था वो मुर्तजा का बहुत ज्यादा रिजर्व रहना, परिवार से अच्छे ताल्लुकात पूर्व पत्नी के ना रहना ये थे। अब देखना होगा कि जो लगातार जांच एटीएस की टीम कर रही है वो किस नतीजे पर पहुंचती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। रुकेंगे इस छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए खबरें ताबड़तोड़।